गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज हम इस क्लास में एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, ग्राफ यानी कि आलेख। ठीक है, आलेख कुछ नया नहीं है, आपने इससे पहले भी ग्राफ और आलेख पढ़ा हुआ है। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे जो आपको आती है, और जो आपको नहीं आती उन चीज़ों को भी समझेंगे थोड़ा आगे बढ़ते हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें पहले आपको बता दूं जो मैं इस लेक्चर में इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है, मतलब जो टर्म्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वो सब आप पहले समझ लें। चर, चर यानी क्या होता है? वेरिएबल। इंग्लिश मीडियम वाले वेरिएबल समझेंगे चर यानी, और हिंदी मीडियम वाले वेरिएबल का मतलब चर समझेंगे। ठीक है, उसी तरह से डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी कि आश्रित। ठीक है, डिपेंडेंट यानी कि आश्रित और अनाश्रित। ठीक है, और दूसरा अनाश्रित। अनाश्रित क्या होगा? इंडिपेंडेंट। ठीक, अनाश्रित। तो सबसे पहले चर यानी कि वेरिएबल, डिपेंडेंट यानी कि आश्रित, और इंडिपेंडेंट यानी कि अनाश्रित। जो किसी चीज़ पर डिपेंड करेगा वो आश्रित होगा, और जो किसी भी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा वो अनाश्रित होगा। ठीक है, ओके। और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि, जैसे कि आपको पता है आलेख क्या होता है, ग्राफ होता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें और है क्या? स्केल, हाँ एक टर्म और रह गया, स्केल। SCALE, स्केल यानी कि क्या होगा? पैमाना। आपको ग्राफ में एक पैमाना तय करना होता है, यानी कि एक स्केलिंग तय करनी होती है, जिसके अनुसार आप क्या करते हो? ग्राफ बनाते हो। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, बेसिक टर्म्स जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, और जो भी नए टर्म्स आएंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने एक क्या बनाया है? XY प्लेन यानी कि एक कार्तीय तल, है ना, यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन बना के रखा है आपके सामने मैंने। और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कि आपके सर हैं, सागर सर, इन्हें कहाँ जाना है? जगदलपुर से रायपुर जाना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं जगदलपुर से रायपुर की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। ठीक, ओके। पर समय खराब चल रहा है, समय कोरोना का है, और इस समय मुझे साधन नहीं मिल पाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा, तो मैं बस से नहीं जा पाऊंगा, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बाइक से जाऊंगा। ऑल राइट, मैं जाऊंगा बाइक से। और बाइक से जाऊंगा तो मुझे एक रफ्तार तय करनी होगी। हाँ चलो, मैं इस रफ्तार पे चलूंगा, तो मैं मान लेता हूँ मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 km पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चलाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितनी दूरी तय करूंगा? 300 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा, और कहाँ से कहाँ पहुंचूंगा? जगदलपुर से रायपुर। तो ये हो गया डेटा। ठीक, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि सागर सर को जाना है कहाँ? रायपुर, और बाइक से जाएंगे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे। तो एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है? टेबल ज़रूरी होता है। ओके, तो टेबल में सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ? समय, और यहाँ पे तय की गई दूरी। ठीक है, तो मैं दूरी लिख रहा हूँ, आप इसको क्या समझेंगे? तय की गई दूरी। ओके, तो इसको इंग्लिश मीडियम वाले टाइम और दूरी मतलब डिस्टेंस समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 घंटे में मैं कहाँ तक पहुँचूँगा? पहले 1 घंटे में, फिर दूसरे 1 घंटे में, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ठीक है, तो पहले 1 घंटे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं जा रहा हूँ, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा हूँ? 50 किलोमीटर। तो दूरी कितनी तय हो जाएगी? 50 किलोमीटर। ऐसे ही 2 घंटे बीतेंगे तो 50 + 50, 100 किलोमीटर, फिर 150, फिर 200, फिर 250, और ये 300, मतलब मैं रायपुर पहुंच गया। ठीक है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर मैं गाड़ी चलाऊं तो पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 150 किलोमीटर, इस प्रकार से दूरी तय होती जाएगी, है ना। अब आपके सामने एक डाटा है, और एक, मतलब दो डाटा हैं, इनको मैं क्या करूंगा? एक्स और वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, एक्स और वाई प्लेन पे प्लॉट करूंगा। तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना होता है ग्राफ बनाते समय, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते जाएंगे, कि किसको एक्स एक्सिस पे रखें और किसको वाई एक्सिस पर रखें। ठीक है,
किसको एक्स एक्सिस पर रखें, किसको वाई एक्सिस पर रखें, पहली चीज़ डिसाइड करनी होती है। दूसरी चीज़ हमको ये समझना होता है कि हमारे पास कितना स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, कि हमारे पास कितना एरिया अवेलेबल है। मान लो आपके पास ये वाली ग्राफ नोटबुक है, ठीक है, इसके पेजेस बड़े हैं, ऑलराइट, ये A4 साइज ग्राफ नोटबुक है, तो इसके पेजेस बड़े हैं, तो आपके पास ज़्यादा एरियाज है ना। अगर मैं लाइनें गिनूँ तो शायद 25 लाइन होगी और ये 18 लाइन के आसपास होगी। तो ये एक बड़ा ग्राफ पेपर है, और ऐसे ही एक छोटा ग्राफ पेपर भी आता है, ठीक है, जिसमें लगभग 18 के आसपास सीधी लाइनें, फिर 15 के आसपास टेढ़ी लाइनें होंगी। तो ग्राफ पेपर का साइज़ अलग अलग होता है ना, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो अब डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा ग्राफ पेपर है ना। तो अलग अलग ग्राफ पेपर पे आपको अलग अलग मापन लेना पड़ता है, ठीक है, क्या लेना पड़ता है, मापन यानी स्केल, ठीक, स्केल, या आप बोलें कि पैमाना। तो ग्राफ पेपर के साइज पे डिपेंड करेगा कि, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपके पास ग्राफ पेपर पे कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है जिसको आपको इस्तेमाल करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरा कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है। आप देखो यहाँ पे डेटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 6 तक जा रहा है क्या, ठीक है, यहाँ पे देखो 50 से लेकर 300 तक जा रहा है क्या, है ना। मतलब डेटा कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, अधिकतम मान क्या है 6, न्यूनतम मान क्या है 1, अधिकतम मान 300, न्यूनतम मान 50। तो आपको एक्स और वाई एक्सिस पे जब आप मान प्लॉट करोगे तो अधिकतम मान कितना है, न्यूनतम मान कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और उसके साथ हमारे पास क्षेत्रफल कितना है ये भी समझना पड़ेगा। और साथ में हमको क्या देखना पड़ेगा कि डेटा किस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए कुछ चीज़ों को हम लोग समझते चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि सर बताइए एक्स एक्सिस में आप क्या रखोगे, वाई एक्सिस में आप क्या रखोगे। तो हो सकता है कि भाई यहाँ पे कोई कहे कि समय रख लेते हैं सर एक्स एक्सिस में, और दूरी रख लेते हैं वाई एक्सिस में, ठीक है। हो सकता है ये आप अपने अनुभव से कह रहे हो, आपने पहले बनाया है ग्राफ तो आपको पता होगा। तो एक एक्सिस में समय रख लो, एक एक्सिस में दूरी रख लो। कुछ लोग बोल सकते हैं नहीं सर यहाँ दूरी रखिए और यहाँ पे समय रखिए, ठीक है। अब क्या करें, ये तो दिक्कत हो जाएगी, ग्राफ थोड़ा अलग अलग बनेगा अगर ऐसे देखेंगे तो इसलिए क्या करते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या रखें, वाई एक्सिस पे क्या रखें। तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आए, आपको क्या करना है, जो आश्रित चर है ना, आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसको किस पे रखोगे आप, वाई एक्सिस पे, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। और वैसे ही यहां पर क्या आएगा, अनाश्रित चर। एक्स एक्सिस पे कौन आएगा, अनाश्रित चर। अनाश्रित मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जो वेरिएबल डिपेंड नहीं कर रहा किसी पे, जो सिर्फ स्वयं के वैल्यू को देखता है ना, जो किसी और चीज पर आश्रित नहीं है, उसको आप कहाँ रख लो, एक्स एक्सिस पे रख लो। और जो एक्स एक्सिस की वैल्यू पे डिपेंड करे उसको आप कहाँ पे रखोगे, वाई एक्सिस पे रखोगे, ठीक है। तो जो वैल्यू एक्स एक्सिस के वैल्यू पे डिपेंड करती है वो होगी आश्रित वैल्यू, तो आप उसको कहाँ रखोगे, वाई एक्सिस पे रखोगे। और एक्स एक्सिस पे आप क्या करोगे, अनाश्रित वैल्यू यानी कि इंडिपेंडेंट वैल्यू रखोगे। तो अब आप देखो कि जो हमारा ये टेबल है, सारणी है, इसके अनुसार जो समय है आपका, समय क्या है, अनाश्रित है ना। समय क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है। क्यों, पहला घंटा बीतेगा, दूसरा घंटा बीतेगा, तीसरा घंटा बीतेगा, ये डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, समय तो अपने हिसाब से चलता जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समय को ले लेंगे एक्स एक्सिस पे, यानी कि टाइम को ले लेंगे एक्स एक्सिस पे। और टाइम क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि अनाश्रित चर है। तो ऑलराइट, हमारा टाइम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 6 तक जा रहा है। तो मुझे बताओ क्या मुझे यहाँ पे 12 तक वैल्यू लेने की ज़रूरत है क्या, यहाँ पे 12 तक वैल्यू लेने की ज़रूरत है, या 24 तक या 30 तक, नहीं, मुझे सिर्फ इसको अधिक से अधिक कहाँ तक लेना है, 1 से लेकर 6 तक लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 6 ले लेता हूँ, ठीक है, 3, और ये हो जाएगा 2, ये 1, ये हो जाएगा 4, ये 5, ठीक है। आप सीधे सीधे करें, आपके पास जो ग्राफ पेपर होगा तो उसमें दूरी बनी हुई होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 नाम दे देंगे। वैसे ही ये हो गया डिपेंड, इसको मैंने क्या दिया, समय दिया, क्योंकि ये अनाश्रित था, इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहाँ रखेंगे, एक्स एक्सिस पे रखेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है, सर आप 3 घंटे में कहाँ पहुँच गए होगे, तो आप ये टेबल देखकर बोलोगे सर आप 3 घंटे में 150 किलोमीटर पे पहुंचे होगे। अगर मैं आपको बोलूँ 6वें घंटे में मैं कहाँ पे होऊंगा, तो आप बोलोगे 300 किलोमीटर पे। तो देखो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, समय पे डिपेंड कर रहा है कि समय कौन सा है। मैं आपको बोलूँ सर दूसरे घंटे में कहाँ पहुंचे होंगे, तो 100 किलोमीटर पहुंचे होंगे, ठीक है।
तो समय पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इसलिए ये क्या है, दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि दूरी कि क्या हो जाएगी आपकी, आश्रित यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं कहाँ रख रहा हूँ, वाई एक्सिस पे रख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है आपका दूरी है यानी कि डिस्टेंस है। ठीक है, इसको मैं इस एक्सिस पे प्लॉट करूँगा। अब देखो इसको कहाँ से कहाँ तक रखूँ, 0 1 2 3 4 5 6 लेके 300 तक जाऊँ क्या, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि एक यूनिट को, जो वाई एक्सिस की एक यूनिट है, उसको मैं 1 किलोमीटर अगर मानता हूं तो मुझे टोटल कितने खाने काटने पड़ेंगे, कितने इंटरवल लेने पड़ेंगे, टोटल 300 इंटरवल लेने पड़ेंगे। ये फिजिबल है क्या, ये करना ठीक है क्या, नहीं। आप बोलोगे सर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक यूनिट में आप ले लो 10 किलोमीटर, अगर मैं 10 किलोमीटर ले लेता हूं तो टोटल कितना है, 300 किलोमीटर है, 30 है ना, कितना आ जाएगा, टोटल 30 इंटरवल मुझे काटने पड़ेंगे वाई एक्सिस पे, तो मेरा 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। तो ऐसे करके मुझे कितने इंटरवल लेने पड़ेंगे, 30 इंटरवल। अब अगर आपके पास बड़ी कॉपी है तो आप 30 इंटरवल ले सकते हो, नहीं है तो दिक्कत आएगी फिर से। क्यों, क्योंकि छोटी कॉपी में 30 इंटरवल आएगा नहीं। तब हम क्या कर सकते हैं सर, ऐसा करते हैं, वाई एक्सिस की एक यूनिट जो है, वाई एक्सिस की एक यूनिट को मैं मान लेता हूँ कि ये कितना है, 50 किलोमीटर है। सिंपल मान लेते हैं 50 किलोमीटर है, और उसके हिसाब से मुझे कितने इंटरवल काटने पड़ेंगे, 50, फिर ये आ जाएगा 100, फिर आ जाएगा 150, फिर आ जाएगा 200, फिर आ जाएगा 250, और यहाँ पे आ जाएगा 300। तो टोटल 6 इंटरवल में आपका काम हो जाएगा, 6 अंतराल में आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300 ऐसी वैल्यूज मैं ले लूंगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस के लिए मैंने क्या लिया है, एक इकाई बराबर 50 किलोमीटर, और एक्स एक्सिस के लिए मैंने क्या लिया है, एक इकाई यानी कि 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 आवर, है ना, 1 यूनिट बराबर 1 आवर। ये समय पूरा आवर्स में है, समय मैंने जो लिया है आवर्स में लिया है, दूरी मैंने ली है किलोमीटर में ली है। तो पहले घंटे में 50, दूसरे घंटे में 100, तीसरे घंटे में 150, इस टाइप से मेरा क्या है, पूरा वैल्यू है। तो यहाँ पे ये जो मैंने साइड में लिख रखा है, ये क्या है आपका, स्केलिंग है यानी कि पैमाना है। ठीक है, ये क्या है आपका, स्केलिंग है। और वैसे ही जो जो मैंने आपको बताना था मैंने सब बता दिया। आपको एक पैमाना तय करना होगा, आपको तय करना होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आप क्या बांटोगे, इंटरवल्स बांटोगे। ठीक है, कि 300 तक लेना है तो ऐसा क्या वैल्यू का इंटरवल लूँ मैं, ताकि मुझे जितना स्पेस अवेलेबल है पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाए, और साथ में क्या हो, कोई दिक्कत भी ना है ग्राफ की वैल्यू प्लॉट करने में। ठीक है, तो ये मैंने इंटरवल ले लिए है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मैंने आपको बता दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा मिटा के बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा डेटा देखने में दिक्कत जा रही है आपको, है ना। तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा है मैं उनको हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे 50 आ जाएगा, 100, 150, 200, 250, 300। ठीक है, स्केलिंग मैंने लिख दी है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूँ, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, आप इसको थोड़ा ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में लिखेंगे, वो क्या है आपका स्केलिंग था यानी कि पैमाना था। चलिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, पहले घंटे में तय की गई दूरी 50 किलोमीटर है। तो फर्स्ट आवर का ऊपर बढ़ोगे, कहाँ से मिलाओगे, 50 किलोमीटर पे। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिलेगा, कटान बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो ये हो गया पहला बिंदु मिल गया आपको। दूसरे घंटे में कितना हो गया, 100 किलोमीटर। तो आप यहाँ से 2 को ऊपर बढ़ो और 100 को इधर बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तीसरे घंटे में 150, चौथे घंटे में 200, पाँचवें घंटे में 250, और छठवें घंटे में 300। ठीक, जब आप इसको मिलाओगे तो एक सीधी रेखा बनेगी। ठीक, थोड़ी सीधी नहीं दिख रही होगी लेकिन बनेगी सीधी ही। ठीक है, तो एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी, जिसको अगर आप चाहो तो मिला सकते हो, कहाँ से, पीछे से। ठीक, वो डिपेंड करता है, कभी कभी क्या होगा, चाप यहाँ पे अंतखंड कटेगा, कभी नहीं कटेगा, हो सकता है ओरिजिन से पास हो रही हो। फिलहाल आप समझ के चलो कि एक रेखा आप ऐसे बनाओगे, ये एक रेखा हो गई इधर से, और ये रेखा। तो ये आपको जो 6 पॉइंट्स मैंने दिए थे टेबल में, उनको प्लॉट करने के बाद आपको एक ऐसी लाइन मिल रही है जो कि एकदम सीधी लाइन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सर एक ही रफ्तार में ट्रेवल कर रहे थे, सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रहे थे, इसीलिए ये रेखा जो बनी है एकदम सीधी बनी है। ठीक है, मतलब ना मैंने कभी एक्सेलरेट किया होगा यानी कि त्वरण बढ़ाया होगा, ना मैंने कभी रिटार्डेशन किया होगा यानी कि त्वरण को घटाया होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। वो आप त्वरण का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में समझेंगे। फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक लीनियर ग्राफ है। ये किस टाइप का ग्राफ है, एक रेखीय ग्राफ है, रेखीय आलेख है यानी कि एक लीनियर ग्राफ है। ठीक है, रेखीय आलेख,
यानी कि एक लीनियर ग्राफ है ये, ठीक। और आपने ग्राफ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में भी, तो आप क्या बोल सकते हो, इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा, यानी कि धनात्मक ढलान आएगी, ठीक है। समझ में आ गया क्या? ओके, तो इस ग्राफ से हम लोग इतना समझेंगे। ये हो गया पहला एग्जाम्पल, ये आपके ग्राफ के लिए मैंने बताया, ठीक। क्या क्या चीज़ याद रखोगे, एक्स इंटरवल, एक्स में किसको रखना है, डिपेंडेंट को, इंडिपेंडेंट को, वाई में किसको रखना है, डिपेंडेंट को, एक्स और वाई की वैल्यू प्लॉट करनी है, स्केलिंग आपको लिखनी है, और साथ में जितना एरिया आपके पास अवेलेबल है उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है। उसके लिए क्या समझना ज़रूरी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है अब समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, सेकंड ग्राफ का। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक मैच है। चलिए इस मैच को मान लेते हैं ये CSK वर्सेस मुंबई का मैच है, ठीक है, कल हुआ था जो। तो CSK वर्सेस मुंबई का मैच है, खराब प्रदर्शन रहा CSK का, और हम लोग मान के चलते हैं 10 ओवर के हम लोग डेटा को कंपेयर करेंगे, ठीक है। 10 ओवर का डेटा हम कंपेयर करेंगे। तो नंबर ऑफ ओवर्स मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया, 1 से लेके 10 तक, यानी कि 10 ओवर जो गेंदबाजी हुई है उसमें हम लोग देखेंगे कितने कितने रन CSK ने बनाए थे, ठीक है। तो पहले ओवर में CSK ने बनाए 5 रन, दूसरे ओवर में 4 रन, तीसरे ओवर में 8 रन, इसी प्रकार से 7, 2, 5, 4, 4, 2, 9, इतने रन CSK ने प्रत्येक ओवर में बनाए हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इन 10 ओवर के रन्स का डेटा हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे एक्स और वाई प्लेन में, यानी कि कार्तीय तल पे इस डेटा को हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मुझे बता दीजिए इसमें मैं डिपेंडेंट वेरिएबल किसको ले लूँ, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको ले लूँ, यानी कि आश्रित चर कौन सा होगा और अनाश्रित चर कौन सा होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए गेंदबाजी होगी तो मैं मान लेता हूँ आश्रित चर, ठीक है। चलो पहले अनाश्रित चर ले लेते हैं, अनाश्रित चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मुझे बताओ। गेंदबाजी तो होनी है ना, गेंदबाजी तो होगी ही, बॉलिंग होगी ही, उसमें कुछ ना कुछ रन बनेंगे। तो 6 की बॉल, एक ओवर में 6 बॉलें फेंकी जानी है, मतलब वो फेंकी जाएंगी ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ ओवर्स हैं ये होने ही वाले हैं, 10 के 10 ओवर फेंके जाएंगे, मतलब जाएंगे, ठीक है। तो ओवर को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये है आपका अनाश्रित चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओवर से आपको कोई और मतलब नहीं है, ओवर होने हैं, बॉलिंग होनी है, वो होगी। तो ये क्या होगा, इसको हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पर लेंगे, ठीक है। एक्स अक्ष पर किसको प्लॉट करेंगे, अनाश्रित चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। और रन्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसको डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं, जो पहला ओवर है उसमें कितने रन बने तो बोलोगे आप 5। अगर मैं आपको बोलूं 6वें ओवर में कितने रन बने तो भी आप बोलोगे 5। अगर मैं बोलूं आपको 9वें ओवर में बता दूं कितने रन बने तो आप बोलोगे 2। तो ये जो रन बने हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओवर की संख्या पे, है ना। कौन सा ओवर की बात हो रही है तो आप बताओगे सर इस ओवर में इतने रन बने, ठीक है। तो जो नंबर का ओवर की बात करूंगा उसके हिसाब से आप रन बता पाओगे मुझे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं चौथे ओवर में कितने रन बने तो आप बोल के सकते हो इस टेबल को देखकर कि 7 रन बने होंगे सर, ठीक है। तो रन्स क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ओवर की संख्या पे, ठीक है, कौन सा ओवर है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रन को डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं यानी कि आश्रित चर मान रहे हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को किस एक्सिस पे रखेंगे, हम लोग वाई एक्सिस पर रखेंगे, ठीक, जैसा कि हम लोगों ने नियम पहले तय किया था। अब मुझे बताओ कि एक्स एक्सिस पे आप रखने वाले हो नंबर ऑफ ओवर्स को, तो एक्स एक्सिस पे 0 मिनिमम वैल्यू क्या है 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10, ठीक है। और वैसे ही वाई एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू क्या है, देख लो, मिनिमम वैल्यू क्या है 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या आएगी, वाई एक्सिस पे 9 आएगी, और कम से कम वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो आपको वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक जाके देखना है और एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक जाकर देखना है, ठीक है। अब इसको हम लोग तय करते हैं कि ग्राफ टेबल कैसे बनेगा। आप लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा मैंने साइड में लिखा हुआ है नंबर ऑफ ओवर्स और रन्स का, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये डेटा मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैंने आपके डेटा फिर भी साइड में लिख दिया हुआ है, ये डेटा हमको काम आएगा अभी, है ना। अब आप देखिए कि मेरे पास क्या एरिया अवेलेबल है, कितना क्षेत्रफल मेरे पास उपलब्ध है। तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरा बोर्ड है ये क्षैतिज दिशा में ज़्यादा बड़ा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ज़्यादा लंबा है, और वर्टिकल पोजीशन में यानी कि ऊर्ध्वाधर में थोड़ा छोटा है,
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा वैल्यूज़ प्लॉट कर सकता हूँ एक्स एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस पे मैं ज़्यादा वैल्यूज़ प्लॉट नहीं कर सकता हूँ। समझ रहे हो? अगर मैं वाई एक्सिस पे ज़्यादा वैल्यूज़ प्लॉट करूँगा, मान लो 10 इंटरवल काट दूँ, तो सारे इंटरवल पास पास में आ जाएंगे, है ना। थोड़ा डेटा समझने में दिक्कत जाएगी हमको। तो हमको हमेशा क्या टारगेट होना चाहिए कि सब पूरा एरिया यूटिलाइज करना है और ग्राफ साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा क्या है, ग्राफ अच्छा लगता है और उसको देखकर समझ पाना आसान होता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस पे मैंने आपको बोला था मैं रन्स प्लॉट करने वाला हूँ। क्या प्लॉट करने वाला हूँ, सॉरी ओवर्स, नंबर ऑफ ओवर्स, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो नंबर ऑफ ओवर एक्स एक्सिस पर प्लॉट होगा। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश और ये वाई। ठीक, नंबर ऑफ ओवर्स। अब आप बताइए नंबर ऑफ ओवर्स कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से लेके 10 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। ठीक है। अब आपके पास इंटरवल होंगे तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा बराबर बनाना है, इसलिए 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 2 1 और यहाँ पे 6 7 8 9। ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना, आप सीधे, आपके पास इंटरवल कटे हुए होंगे ग्राफ पेपर पे, आप देखोगे तो सीधे आप वैल्यू क्या करोगे, लिख दोगे 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। और वाई एक्सिस में देखो कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, मिनिमम वैल्यू थी 2, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू थी 9। लेकिन मैं वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस जितने वैल्यूज़ नहीं रख सकता, आप देख लो कंजेस्टेड हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, वाई एक्सिस में मैं क्या करूँगा, यूनिट को अलग तरीके से लूँगा। कैसे लूँगा, मैं एक इकाई के बराबर 2 रन मान लेता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या प्लॉट करने वाला हूँ, रन्स। तो मैं एक इकाई में कितने रन मान लूँगा, 2 रन। तो ये हो गया 2 रन, 4 रन, 6 रन, 8 रन और 10 रन। तो अब मैं यहाँ पे स्केलिंग लिख लेता हूँ। ये स्केलिंग, स्केलिंग मतलब क्या होता है, पैमाना। तो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट, यानी कि एक इकाई बराबर कितना ले रहा हूँ मैं, 1 ओवर ले रहा हूँ। ठीक है। और वाई एक्सिस पे पैमाना मैंने क्या लिया हुआ है, एक इकाई बराबर 1 यूनिट बराबर वाई एक्सिस पे क्या ले रहा हूँ, 2 रन्स ले रहा हूँ। ठीक है। तो आपको भी इस तरह से क्या लिखना है, 2 रन्स यानी कि 2 रन, है ना। तो 2 रन मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ। आपको ये स्केलिंग लिखनी अनिवार्य है, ज़रूरी है। ठीक है। स्केलिंग यानी कि पैमाना आप नोट डाउन करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इस ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है। तो मैं ये स्केलिंग मिटा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मुझे थोड़ी दिक्कत है इसके वजह से, लेकिन आप ये नोट डाउन ज़रूर करेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करते हैं ग्राफ को। चलिए देखते हैं। पहले ओवर में कितने रन बनेंगे, 5 रन। तो 2 4 और 4 और 6 के बीच में कहाँ आएगा, 5। तो 5 कहीं यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा तो ऐसे पहला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। तो पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में कितना, 4 रन। तो ये 4 तो यहाँ पे है। तीसरे ओवर में 8 रन, ऊपर चलेंगे यहाँ पे 8 आ जाएगा। चौथे ओवर में 7 रन, 7 रन यहाँ आपको नीचे मिल जाएगा, थोड़ा ये ऐसे आएगा। 7 रन आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा चौथे ओवर में। पाँचवें ओवर में क्या मिलेगा, 2 रन। तो पाँचवें ओवर में वापस आ जाएगी यहाँ नीचे में 2। छठवें ओवर में 5, छठवें ओवर में 5। सातवें ओवर में 4, सातवें ओवर में फिर से 4। आठवें ओवर में फिर 4, यहाँ भी 4। नौवें ओवर में 2, तो नौवें ओवर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2। 10वें ओवर में कितना आ जाएगा, 9। सबसे ज़्यादा रन कितने बने, 9। 9 की वैल्यू क्या होगी, लगभग यहाँ पे मिल जाएगी हमको। ठीक है, थोड़ा ऊपर है। तो आप जब इसको ग्राफ पर बनाओगे तो आपको इतना जज नहीं करना पड़ेगा, आपको सारी वैल्यूज डायरेक्टली मिलेंगे, है ना। सारे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाते हैं आपको, कटान बिंदु डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको जोड़ लेता हूँ आपस में। देखो, तो ये 1 से 2, 2 से कितने, 3, फिर ये आ जाएगा, फिर क्या, नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये आएगा फाइनली ये। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा ग्राफ। अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या आ जाएगा, 1 और यहाँ पे 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 4, यहाँ आ जाएगा 3 और 8, 4 और क्या आ जाएगा 7, 5 और 2, 6, साथ में 5 आ जाएगा यहाँ पे, छठवें ओवर में 5 रन, और 7 साथ में क्या आएगा 4, 8 पे भी 4, 9 पे 2 और 10 पे कितना है 9। तो ये हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब आप इसको पिछले ग्राफ से कंपेयर करो।
ठीक है। पिछला ग्राफ जो हमने बनाया था वो कैसा बना था, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बना था, और ये ग्राफ कैसा बन रहा है, आड़ा तिरछा बन रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो पिछले ग्राफ में क्या था कि x की वैल्यू y पे लीनियरली डिपेंड कर रही थी, इसलिए सीधी रेखा बन रही थी। मतलब अगर मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की ही रफ्तार से चल रहा हूँ तो मैं दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर ही चलूंगा और चौथे घंटे में 400 किलोमीटर ही चलूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा हूँ। लेकिन रन तो अलग अलग बनेंगे ना, मतलब रन बनाने के लिए कोई गति होती है क्या, मतलब इस ओवर में 5 बने तो अगले ओवर में 5 बनने हैं, फिर अगले ओवर में 5 बनने, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। रन क्या है, रैंडमली बनते हैं, किसी ओवर में ज़्यादा बनते हैं, किसी ओवर में कम बनते हैं। इसलिए क्या हो रहा है, पहले ओवर में देखिए 5 रन बन गए, फिर उसके बाद 5वें ओवर में सिर्फ 2 ही रन बन रहे हैं, ठीक है। 7वें ओवर में 4 रन बन रहे हैं, फिर 8वें ओवर में भी 4 रन बन रहे हैं। तो हमको पता नहीं है कि कब कितने रन बनेंगे, इसीलिए ये वैल्यूज़ क्या है, पिछली वैल्यू पे या अगली वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही है ना, ये रैंडमली अलग अलग ओवर में अलग अलग रन बन रहे हैं। इसीलिए ये डेटा कैसा आ रहा है, जिगजैग पैटर्न में आ रहा है, आड़ा तिरछा दिख रहा है आपको लाइन, सीधी रेखा क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ नहीं है, ये रैंडम ग्राफ है। मैंने क्या किया, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज़ को प्लॉट किया है। तो सर ऐसे ग्राफ बनाने का क्या फ़ायदा जिसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ चौथे ओवर में बताइए रन कितने बने थे, तो आप बोल सकते हो सर चौथे ओवर में 7 रन बने थे। तो डेटा देखकर बता पाना थोड़ा आसान हो जाता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने पे आसान हो जाता है। मान लो ये सीएसके का ग्राफ है, ठीक है, ये किसका था, सीएसके का, चेन्नई सुपर किंग्स का। अब अगर इसी के साथ मैं बोलूँ आप मुंबई का भी ग्राफ बना दो, तो आप देखोगे मुंबई का ग्राफ फिर कुछ ऐसा टाइप से आना चालू हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि इस समय तक सीएसके अच्छा खेल रही थी, इस समय तक मुंबई अच्छा खेल रही थी, फिर इस समय तक सीएसके अच्छा खेल रही थी। तो आप क्या कर पाओगे, दो टीमों का कंपैरिजन कर पाओगे। तो ग्राफ का फ़ायदा क्या होता है, इससे डाटा को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। इससे आप कोई भी वैल्यूज़ को देखकर आसानी से समझ सकते हो, ठीक। और ये क्या हो गया, दो टाइप के हम लोगों ने ग्राफ पढ़े हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, और अगला अगला सेशन हमारा इसी से संबंधित रहेगा, इसी को कंटिन्यूएशन में लेकर जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, और जो आपको इस टाइप के जितने ग्राफ मिलते हैं आप उनको एक बार दोबारा पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू।